नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा और बहुत साल हो गए कि फिल्म लाइन में हूँ। फिल्म लाइन में हूँ महाराज, आपको बहुत साल हो जरूर गए हैं फिल्म लाइन छोड़े हुए। अब तो आप बॉलीवुड नामक दीवार पे एक तस्वीर की तरह लटके हो एक माले के साथ, जिसकी लोग तारीफें करते नहीं थकते हैं कि भाई क्या एक्टर था, क्या कमाल की कॉमिक टाइमिंग थी, और ये मतलब क्या मजेदार और क्या डांस करता था, वो स्टेप करता था और क्या ही मजा आ जाता था भाई जब भी उसको स्क्रीन पे देखते थे। पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं, आजकल नजर भी नहीं आता कहीं पे। परंतु बहुत ऐसे खास ऐसे लोग जो मुझे ऐसा लगता है कि पसंद तो पर्सनालिटी हुए और इस लायक रहे, आज मेरे वही खास फेवरेट मेरे सीनियर्स में से एक यहाँ पे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरव्यू गोविंदा जी का हो रहा है और इंट्रोडक्शन भी गोविंदा जी ही दे रहे हैं। नाइस। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं मेहमानों को अपने घर पे बुलाऊं कि आइए आप किस दिन मेरे घर पे खाना खाने, बहुत अच्छा, मेरी भी बहुत अच्छा खाना बनाती, किस दिन तो आइए, घूमते फिरते आइए किस दिन मेरे घर। और फिर जब वो मेरे घर आए तो उनको मैं मुंह पे बोलूं, ए भोसड़ी के चल मेरे लिए खाना निकाल, मेरे लिए खाना निकाल, तू खाना बनाएगा, तू खाना निकालेगा, मैं खाऊंगा। तो ये फिर एमके शो में आज मेरे साथ जो है कलाकार, उसके बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप उनको देखते आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। बेशक बेशक, पहले चेहरा देख के मुस्कुराहट आएगी, फिर थोड़ी देर में बातें सुन के गुस्सा आएगा, और इंटरव्यू खत्म होते होते मेरा भी मन करेगा कि मैं अपने छत जाऊं, यूं उंगली उठाऊं, यूं घूमना शुरू करूं और फक करते हुए कूद जाऊं, क्योंकि इंटरव्यू तो बस एक बहाना है, असलियत में तो अमिताभ से ऊपर खुद को दिखाना है। उसके चेहरे पर जो एक रौनक है, एक चेहरे पर जो एक रवानगी है, रौनक और रवानगी थी, अब बस बुढ़ापा है, और उस बुढ़ापे के चेहरे में 2 दर्जन ईगो है, और ईगो भी उस चीज का जो चीज कभी हुई ही नहीं। रवानगी से ज्यादा एक चीज है जो आज के दुनिया में, मैं कहता हूँ हमेशा 2 चीजें हमारी दुनिया में रेयर हो गई हैं। एक होता है देशभक्ति और एक होती है ईमानदारी। ये मुकेश जी वेरी गुड, ये ईमानदारी को लेके आपने जो उंगली दिखाई बिल्कुल सही बैठती है आप दोनों के ऊपर। इस पूरे इंटरव्यू में जो ईमानदारी ऑनेस्टी करके जो आप दोनों ने आप दोनों ने जो सच्ची बातें की हैं, दिल खुश हो गया मेरा सुन के। मुझे बहुत दिनों से इसका इंतजार था कि मैं गोविंदा जी को पकड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आई ऑलवेज एग्री टू यू। ह्यूमन नेचर है, जैसे गधों को गधे पसंद आते हैं, जैसे बुढ़ों को बुढ़े पसंद आते हैं, जैसे ईगोइस्टिक पर्सन को ईगोइस्टिक पर्सन ही पसंद आता है, सिंपली जैसे अनपढ़ों को पुष्पा भाव पसंद आते हैं, वैसे ही नार्सिसिस्ट को दूसरा नार्सिसिस्ट ही पसंद आता है। और बॉलीवुड में लास्ट आप दोनों ही बचे हैं जो सालों पुरानी पैंट को भी, सालों पुरानी फटी पैंट को भी रफू कर करके पहन के लोगों के पास जाके दिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि देख ये जो मेरा ये जो मेरी फटी पैंट है ना, ये जो मैंने कम से कम नहीं भी तो 500,000 बार जो रफू कर करके पहनी है, ये तेरे गुची से अच्छी है, तेरे एलवी से अच्छी है, ये फटी जीन्स। समझ रहा है? कैलेबर समझ रहा है हम लोग कितने अच्छे एक्टर हैं? कैलेबर समझ रहा है तू? लोगों ने तारीफें करनी कब की, लोग भूल चुके थे इनको, लेकिन ये रोज कैमरा लगाएंगे, यूट्यूब पे आएंगे, शक्तिमान वो नहीं बन सकता, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बेशरम रंग गाना बहुत खराब था, दीपिका को छोटे कपड़े, बिकनी में कौन नाचता है? अगर कोई लड़की किसी लड़के को कहती है कि आई वांट टू हैव सेक्स विथ यू, वो लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। मैं कहता हूँ बिना पैसे लिए तारीफ करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में गोविंदा एक बहुत मशहूर बात है, तुम भी गुजरे हो, मुंह के ऊपर तारीफ होती है, ग्रेट पॉपे। हमारे सुपरस्टार राजेश खन्ना जी का तो शाम को महफिल जमती थी, बाकायदा रुपेश कुमार जैसे आदमी, वहां पर कोई बताता नहीं था कि आपकी बाल कम हो रहे हैं, लेकिन देखिए तारीफ फेस पे जो होती है ना, हम तारीफ करते हैं, तुसी ग्रेट हो, आपने कमाल का काम किया, ये किया, फिर वो जब जाता है और पीछे से अगर किसी बोले चोर है साला, तो कुछ भी नहीं कमाइए। सरल भाषा में मुकेश जी यहाँ कहना चाहते हैं कि आप सच बोलिए। मुकेश जी, क्या आप सच सुनना चाहते हैं? कोई 2 बात अगर सच बोल देता है तो आपको मिर्ची लग जाती है, और लॉजिकली आप उस इंसान की बातों को काउंटर भी नहीं कर सकते ना, तो धर्म घुसा देते हैं कि देखिए आप अगर मेरे को गाली देते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने भीष्म पितामह को गाली दी। कब गाली दी हमने भीष्म पितामह को, और हम क्यों गाली देंगे भीष्म पितामह को? भाई हमने आज तक शक्तिमान को गाली नहीं दी, हम भीष्म पितामह क्यों गाली? क्या सेंस लॉजिक कुछ तो लगाओ मुकेश जी। मतलब शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान को मान के चलो, विच इज अ फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, जो रियल है भी नहीं, हमने उसको आज तक गाली नहीं दी। तो जो भीष्म पितामह है, हम उनको गाली देने का सोच भी नहीं सकते, और हमने दिया भी नहीं है। ये आप मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, और अगर आप ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको हमारी वीडियोस समझ ही नहीं आती। तो मुकेश जी, आपने शक्तिमान करके जो यूट्यूब मनी इतना मोटा पैसा जमा किया है, सुनिए उसका इतना सा किसी एक ट्रांसलेटर को पकड़िए, ठीक है, जो आपको जेनजी भाषा, जेनजी भी नहीं बोलूंगा, जेनजी तो बहुत हार्ड भाषा होती है। So my head isn't busting for real facts, no printer. So it's not passing the vibe check? For real. That's trash. That's truly trash.
So what he's saying is he has some localized pain in his eyes and a little bit in his head, kind of similar to a migraine. बट जो हमारी आज की यूट्यूब की जो ठीक है जो कटाक्ष हम रखते हैं, जो तर्क हम करते हैं, जो मजाक हम करते हैं, वो आपको आपकी भाषा में ठीक है थोड़ी सी शुद्ध भाषा में आपको समझाए कि भाई इस सार्केज्म का क्या मतलब बनता है, इस कटाक्ष का क्या मतलब बनता है, इसका तर्क क्या है और ये एक मजाक है, ये सब आपको समझाए। हालांकि आपसे समझदारों वाली उम्मीदें थोड़ी सी कम है, बट फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे एक दिन कहे गोविंद ऐसा क्यों है रे, तुझे जहाँ पहुंचना चाहिए तू वहाँ अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि छोटे मियाँ को हमेशा ही बड़े मियाँ बन के रहना था। मैं अगर फिल्म करूंगा तो सिर्फ हीरो बनूंगा, मेरे को निजी साइड कैरेक्टर, मेरे को हीरो बनाओ। मैं इस कलर की शर्ट पहनूंगा ही नहीं, मैं नहीं पहनता, मैं नहीं पहनूंगा, ये मेरे बाबा ने मना किया, मैं नहीं पहनूंगा। मैं सेट पे टाइम पे नहीं आऊंगा, मेरे बाबा ने मना किया। मैं सेट पे टाइम पे आऊंगा ही नहीं, मेरे बाबा ने मना किया। और मैं टाइम से पहले भाग भी जाऊंगा। मैं मुर्गे के साथ एक्टिंग करूंगा, मेरे बाबा ने बोला मैं मुर्गे के साथ एक्टिंग करूंगा। मुझे हीरोइन में करिश्मा कपूर ही चाहिए। नहीं ला के दो, नहीं क्या मतलब बूढ़ी होगी, नहीं मुझे वही चाहिए, वही ला के दो। राजेश खन्ना साहब ने बिल्कुल सही कहा था गोविंदा जी, आप एक बहुत उम्दा एक्टर हैं। उस टाइम क्या छोड़ो, इस टाइम भी काफी कम एक्टर हैं आपके जैसे जिनमें वो खूबी है, वो कॉमिक टाइमिंग है, वो एक नाच का वो एक अलग तरीका है। बहुत कम एक्टर थे उस टाइम और भगवान ने आपके लिए और बहुत चीजें रखी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो आपको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर उस समय आप डिसिप्लिन के साथ ऑनेस्टी, ये जो ऑनेस्टी के आप दोनों पीपड़ी बजाए जा रहे हो, अगर उस समय आप ऑनेस्टी से काम करते ना मुकेश गोविंदा जी, तो आज भी आप एक सुपरस्टार होते। लोग आपके घर के बाहर चीख चिल्ला रहे होते कि लव यू गोविंदा जी और ये और वो, और आप हर हफ्ते घर से बाहर निकलते यूं हाथ हिलाने के लिए अपने फैंस को। लोग इस कदर आपके लिए पागल होते अगर आप में इतनी सी डिसिप्लिन होती तो। बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो आप बस एक एग्जाम्पल बन कर रह गए हो अपकमिंग एक्टर और एक्ट्रेसेस के लिए कि देखो जब टाइम अच्छा चल रहा हो ना, जब फिल्में अच्छी चल रही हो तो घमंड नहीं खाना चाहिए, वरना कुछ ऐसा हाल होता है। क्योंकि गोविंदा जी जब समय करवट लेता है ना तो अच्छे अच्छे राजा भी धूल चाटते मिलते हैं। आई नेवर ट्राई टू बी, मैं सुपरस्टार हो जाऊंगा, ये वो सब उसमें कभी पढ़ा नहीं। अच्छा सच्ची, यू नेवर ट्राई टू बी अ सुपरस्टार। आप शुरुआत से वही चाहते थे। चाहते क्या था, आप शुरुआत से वही मानते थे कि आप बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। आप वो हो जिसने अमिताभ बच्चन तक को वेट कराया था शूटिंग के वक्त। आप सुपरस्टार बन तो नहीं पाए थे, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका ईगो हमेशा ही एक सुपरस्टार का रहा है। और शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी उन गलतियों को छुपा रहे हैं ये बोल के कि मैं तो कभी स्टार बनना चाहता ही नहीं था। आप शुरुआत से वही चाहते थे। ये भोला भाला एकदम अनजान बनने का ड्रामा वहां की जगह जहाँ लोग आपकी असलियत नहीं जानते। यहाँ ओपन सोर्सेज में अवेलेबल हैं आपके जितने भी आपने कर्म कांड किए हैं। जो आदमी ईमानदार नहीं होता ना, वो बोलता कुछ है, उसकी आंखें कुछ और बोलती हैं। ओ, इसीलिए आप दोनों ने चश्मा लगा रखा है ताकि लोग आपका झूठ ना पकड़ पाए। धंधा कर रही है। ईमानदार नहीं होता ना, वो बोलता कुछ है, उसकी आंखें कुछ और बोलती हैं कि इसको तो मेरे को लूटना है। वो कैमरा यहाँ आ जाता है, पकड़ता है कि ये सारा झूठ बोल रहा है। और जो ऑनेस्ट होता है ना, वो जिंदगी में जो बोलता है वो चेहरा दिखाता है। मुकेश जी, दैट्स अ साइन ऑफ अ बैड एक्टर। एक अच्छा एक्टर वही होता है जो कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल ढल जाए, चाहे उसकी निजी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो। एक्टिंग का काम ही झूठ बोलना है। आप सच में भीष्म पितामह नहीं बने थे, आपने उनकी एक्टिंग की थी। एक्टिंग, फिल्म, इन सबको रियलिटी से मत जोड़िए। एनिमल का रणवीर रियलिटी में रणविजय बन के नहीं घूम सकता। दैट्स अ कैरेक्टर। धंधा कर रही है। देवी और सज्जन, इसके बाद का इंटरव्यू हम थोड़ा सा पुश करना चाहेंगे क्योंकि इसके बाद गोविंदा जी ने सिर्फ अपनी पूजा की है अपने खुद के लफ्जों से। तो मैं मम्मी से कहा जी, तो मैं छोटा था, मैं सोचा मेरी माँ बेचारी भोली भाली है, इनको लगता है कि पूजा पाठ करने से सब अच्छा हो जाएगा। आप मुझे कहें कि बच्चों के लिए कुछ कहो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तब पूजा पाठ किया शुरू, मैंने गायत्री किया, मेरी बीमारियाँ लुप्त हो गई। लुप्त शब्द जो है इससे लोग अवगत नहीं है अभी तक। लुप्त मतलब कि अदृश्य, उड़ गई, अदृश्य हो गई। हाँ गई कहीं। क्यों थी बीमारी, कहाँ से आई थी, किसने दी थी, गायब, दिमाग से सब गायब, किसी की नहीं चलती वहां पे। गोविंदा जी, आपको भक्ति करने से किसी ने मना नहीं किया, पर आप भक्ति की राह से कब अंधविश्वास की तरफ चले गए शायद आपको भी पता नहीं चला, लेकिन आपके आसपास वालों को जरूर पता चला। क्या है ना गोविंदा जी, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन भक्ति एंड अंधविश्वास, और ये हर रिलीजन के ऊपर अप्लाई होता है। ये कोई मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ कि ये हिंदुइज्म के लिए अप्लाई, नहीं, हर रिलीजन में ऐसा होता है कि आप भक्ति कीजिए। भक्ति करने से आपको कौन मना कर रहा है भाई? भक्ति करना अच्छी बात है, आज के टाइम में आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। लेकिन जैसा मैंने बोला, देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप भक्ति की राह पे चलते थे, कब आप अंधविश्वास पे चले जाते हैं ना, आपको भी पता नहीं चलता है। और ये भक्ति की राह पे चलते चलते अंधविश्वास पे ढकेलने वाले भी कुछ लोग हैं जो आपकी भक्ति से फायदा उठाना चाहते हैं। वो आपको अंधविश्वास की टोपियां पढ़ाएंगे कि ये ऐसा करोगे वरना ये हो जाएगा, ऐसा करोगे वरना ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा।
ऐसे भी लोग हैं जो आपकी भक्ति से फायदा उठाना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों से आप थोड़ा बच के रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको श्रद्धा बोल के अंधश्रद्धा के ऊपर धकेल देते हैं। और अगर आप ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं ना, तो आज के टाइम में मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो आप किसी इंसान पे भरोसा मत कीजिए। उस समय की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। उनसे आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो एक साधु दे सकता है, एक संत दे सकता है, एक जो भी आप कहते हैं आपके रिलीजन में वो दे सकता है। और किताबें नहीं, किताबों से ही उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्हीं किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा। आप भागवत गीता पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप कामसूत्र पढ़िए। इन सब में जीवन का हर एक ज्ञान बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा गया है। और अगर इन पुस्तकों को समय निकाल के आप खुद पढ़ लेंगे ना, तो आपको मार्गदर्शन के लिए, आपको ज्ञान के प्राप्ति के लिए आपको कोई साधु संत और ये बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं कहा ये तो अच्छा नाम मिल गया यार। वैसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा खतरनाक टाइप का नाम, मतलब जैसा लगे यार अच्छा है। सब साधु लोगों की तरफ, साधु लोगों का आशीर्वाद मिला है मुझे, और गोविंदा नाम हुआ सर। और सर जैसे वो 13 की एज में मुझे कह गए थे वो, और 21 की एज में ये, सर पीछे पलट के नहीं देखा। देखो बंदा आज भी खुद से ज्यादा भरोसा, यार ये सब मैं बोल नहीं सकता, मेरे ऊपर बॉयकॉट चल जाएंगे, पर मैं अगर बोलूँ ना तो इंसान का, एक व्यक्ति का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ बंदा खुद से ज्यादा साधुओं के ऊपर मान रहा है, तो क्या बोल सकते हैं। अब इस चीज पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं कुछ बोलूंगा तो भाई तुम जानते हो क्या होगा। सॉरी बोल। तुम खुद को गोविंदा जी की जगह रख के देखो कि तुम इंडस्ट्री में एक न्यू कमर हो, और तुम्हें जैसे अगर ये सच कह रहे हैं तो तुम्हें अभिमन्यु का रोल ऑफर किया जा रहा है, और करने वाले भी कोई आम इंसान नहीं है। यश चोपड़ा साहब जैसे इंसान को आगे से मना कर देना अभिमन्यु के रोल के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन के थॉट में और एक फिल्म लाइन के थॉट से इस चीज को बेवकूफी कहते हैं। देखो मैं भगवान में मानने को या भक्ति करने को बेवकूफी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ भगवान में मानने को बेवकूफी कह रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा और सबसे पहला विश्वास खुद पे होना चाहिए। ये जो हमारी हाथ की रेखा है ना, इनमें हमारा भविष्य, भूत, वर्तमान सब लिखा है। लेकिन इस पाम से पहले ये उंगलियां आती है जो कि हमें मदद करती है, सहायता करती है कि इनसे हम मेहनत करें और इन लकीरों में जो चीजें हैं उनको साकार करें, उनको हासिल कर पाएं। और एक सच बात बता रहा हूं, तुम्हें हर एक चीज धोखा दे सकती है। तुम्हारी हाथ की लकीरें भी तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें कभी धोखा नहीं देती है। तुमने जितना मेहनत किया है वो तुम्हें उसका मिलेगा, आउटकम आएगा, और वो इतना खूबसूरत होगा कि तुम्हारी मेहनत पे तुम्हें गर्व होगा कि भाई मैंने मेहनत की थी तो मुझे ये चीज मिली है। तुम्हारी हाथ की लकीरें झूठ बोल सकती, तुम्हारा मेहनत झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा और सबसे पहला भरोसा खुद पे किया करो, बजाय किसी बाबा, संत, साधु इन सब की बातों में आने के। तो लोग जो कहते हैं कि विचलित होता है, सेट छोड़ता है, भाग जाता है, वजह वो है किसी का भी किसी की तरह से व्यवहार करना सहज तो नहीं हो सकता। डेफिनेटली उसके पीछे कुछ तो होगा, कारण तो होगा, क्यों कर रहा है। हम ऐसे हैं इसलिए हम ऐसे हैं, और किसी ने तो हमें ऐसा तैयार किया है। अब तुम्हें वो भाषा नहीं समझ में आती, मैं तुमसे कह भी नहीं पाऊंगा, पूरी तरह से मैं नहीं कह पाऊंगा। पूरी तरह से कह दूंगा तो अच्छा भी नहीं है। वाह गोविंदा जी वाह, मानव धन्य हो प्रभु। आपने इनडिसिप्लिन नेचर का टोकरा उन लोगों के सर रख दिया जो आपको उल्टा बोल रहे कि आप इनडिसिप्लिन हैं। उन्हीं को बोल दिया कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही। जस्ट इमेजिन तुम एक एक्टर हो, तुम एक मूवी की शूटिंग पे हो, और जो तुम्हारा फिल्म का डायरेक्टर है उसने शेड्यूल किया हुआ है कि आज में ये शॉट्स ले लेंगे एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ, बिकॉज डायरेक्टर के पास भी कुछ लिमिट्स होते हैं कि भाई इतने दिन में तुमको शूट कंप्लीट करके देना है प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोड्यूसर की तरफ से लिमिट्स होते हैं कि भाई एक दिन भी अगर एक्सटेंड होगा तो प्रोड्यूसर के जेब से उसका पैसा जाएगा। तो इसीलिए प्रोड्यूसर एक लिमिटेड बजट देता है जिसमें एक लिमिटेड डेज होते हैं कि इतने दिनों के अंदर तुम फिल्म शूट करके ला दो, बाकी फिर हम लोग प्रोडक्शन में देखेंगे। बहुत रेयर प्रोड्यूसर्स और रेयर कंडीशन होते हैं जब फिल्म लाइन के डेज को बढ़ाना पड़ता है कि नहीं हमें और दिन एक्सटेंड करने पड़ेंगे, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा जो कि प्रोड्यूसर के जेब से जाता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा डेज एक्स्ट्रा पैसा। सो हर एक चीज को शेड्यूल करके चलना पड़ता है कि भाई आज में ये शॉट लेंगे, कल ये शॉट है, उसके बाद ये शॉट है, उसके बाद ये शॉट है, और इतने दिनों में हमें शूटिंग खत्म करनी है, इतने लिमिटेड डेज है हमारे पास। अब मान लो तुम्हारा जो मेन एक्टर, मेन लीड है, वही नखरे दिखाने लगे कि कभी शूटिंग पे नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है तो उसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, और कभी आ रहा है तो शॉट से पहले ही भाग जा रहा है। तो इस चीज में गलती किसकी है? एक्टर की है कि उसके आसपास के लोगों की है? क्योंकि लोग तो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं ना, ये तो एक्टर है ना जो कभी टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है तो पहले ही भाग जा रहा है, कभी आ रहा है तो उसकी डिमांड खत्म नहीं हो रही, मुझे ये चाहिए, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। अब वो एक्टर कल को मुंह उठा के विक्टिम कार्ड प्ले कर दे कि भाई नहीं लोग ही ऐसे थे, मैं तो अच्छा था अपनी जगह पे, नहीं लोग ही ऐसे थे, लोग ही मेरे को खराब। ये सब ना इन लोगों ने प्लानिंग करके मेरे को निकालने के लिए ऐसा सब कुछ किया था।
जाता है। दैट्स व्हाट गोविंदा जी इज डूइंग राइट नाउ। तो मुझे कादर खान जी का एक टाइम याद है, कादर खान जी शूटिंग में जा रहे थे, तो मैं टाइम पे तो पहुंचा नहीं करता था मैं अपना रिलैक्स होकर, मैं दिलीप साहब का चेला, दिलीप साहब का चेला था सर, मैं लेट पेट में मेरा विश्वास नहीं है, मैं अपने सुर ताल मिला के, आपने कभी क्लासिकल गाने का देखा है जो प्रोग्राम होता है, क्लासिकल गाने चलते हैं, हाँ ट्यूनिंग करते हैं, जब तक मेरे सुर ताल नहीं सही हो जाए मैं सेट पे तो पहुंचता ही नहीं। आगे आज तक धोखा ही नहीं दिया आपकी, आज तक धोखा ही नहीं दिया। शर्म आती है बोलते हुए सर? नहीं आती है तो आनी चाहिए। चलो मानता हूं आपके सुर ताल मैच नहीं हो रहे कैरेक्टर के साथ, इसलिए आप सेट पे लेट आ रहे हैं, जो कि झूठ है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए आप मेन लीड हैं, ठीक है, तो आपको पहले से ही पता होता, एक दिन पहले तो कम से कम पता होता ही कि कल भाई शूट करना, ये चीजें शूटिंग है कल, है ना, ये तो पता होता ही है। तो आप जो ये सुर ताल जोड़ते हैं कैरेक्टर के साथ, ये आपको कब जोड़ना चाहिए? जब लाइट, कैमरा, साउंड ये सब एकदम रेडी टू शूट हो, तब आप बैठ के तालमेल जोड़ रहे हैं कि ओहो अब मैं कैरेक्टर पे घुस रहा हूं। जब सब कुछ रेडी है शूट के लिए, तब आप तालमेल जोड़ने बैठे हैं। सब रेडी है, हीरोइन, लोकेशन, शॉट, सब कुछ, लाइट, कैमरा, साउंड, सब कुछ रेडी है, और ये सब कुछ रेडी है, लेकिन महाशय सेट पे आए नहीं, महाशय होटल में ही है और अपने तालमेल जोड़ रहे हैं। ये बातों से किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सब बहाना देने से अच्छा है कि मैं दिलीप साहब का चेला था इसीलिए सुरताल जोड़ने के बाद आ रहा, तो ये और वो, ये सब बहाना देने से अच्छा है सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाई मैं 7वें आसमान पे था, मेरा ईगो आसमान छू रहा था, एंड मैं एक इनडिसिप्लिन आदमी था। कैसे बात कर रहे हो सर? 75 फिल्में तो आदमी नहीं कर सकता, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो 49 फिल्में तो मेरी फ्लोर पे थी, इतने फिल्में एक साथ, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, वो भी मैं अनपढ़ आदमी सर, फिल्म के हाथ में लग गया ना मैं। ये लोगों ने तो अगर दिलीप साहब नहीं मिले होते तो मार दिया था मुझे। दिलीप साहब देखा बच्चों, इसी को कहते हैं मिस मैनेजमेंट। तो अगर आप अनपढ़ हैं इनकी और मेरी तरह, तो आप पहले किसी के अंडर काम कीजिए एज अ असिस्टेंट, ताकि आप सीख सकें कि भाई काम कैसे होता है, ये काम कैसे किया जाता है, इस पे किस तरह के लोग होते हैं, क्या क्या इसका पूरे नियम कानून क्या क्या है, आप पहले जान लीजिए, फिर आपका मन करे तो आप उस काम में उतर सकते हैं। किसी का देखा देखी या लालच में कोई भी काम शुरू कर देने से 90% चांसेस होते हैं कि आप उस काम में हक दोगे, धंधा कर रही है, और इसके बाद झूठी बातें, विक्टिम कार्ड, ये वो। मैं सीधा स्किप किया, मैं बोला अवतार वाला पार्ट दिखाओ कहाँ है, एंड फिर मैंने वो पार्ट देखा अवतार वाला। जेम्स कैमरॉन है, अब ये थे ऑफिस हाँ, फिल्म कर ले तू। मैं कहा अच्छा ये क्या कर रहे हैं? तो मैं शाम में खाने को बुलाया साथ में, बोला आइए साथ में डिस्कस करते हैं। तो वो पिक्चर का टाइटल भी मैंने दिया था, उसका टाइटल था एवेटार, अवतार, अवतार वही अवतार। अब क्या हो गया, मैंने राजेश खन्ना जी को देखा था, लेफ्ट हैंड कटा हुआ उनका लूला, तो मैं कहा यार अच्छा आदमी है, पता नहीं क्यों ऐसा अजीब सा रोल कर लिया चलिए ठीक है फाइन। तो मैंने कहा सेकंड टाइम मैंने अवतार, तो मुझे कहता है नहीं तो हीरो इज लेम। मैं कहा लेम गोविंदा? हेलो आई एम नॉट डूइंग ए पिक्चर, I'm offering you 21 crore rupees, 18 crore rupees. I said, I don't want you 18 crore. Well, you have to shoot for 410 days. I said, sounds good. But if I'll paint my body, I'll be in the hospital. चलिए गोविंदा जी, हमने मान लिया आप एक टाइम के सुपरस्टार थे, पर जेम्स कैमेरॉन सही में मैं पक्का बोल सकता हूँ गोविंदा साहब ने अवतार पूरी देखी भी नहीं होगी। हवे में बातें करवा दो, झूठ बुलवा दो, झूठे लालछन लगवा दो, विक्टिम कार्ड प्ले करवा दो। गोविंदा साहब ने इस इंटरव्यू में एक से बढ़ के एक ऊटपटांग चीजें बोली और दोनों लोग पूरे इंटरव्यू में एक ही राग दिए जा रहे, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये वो। देखिए आप दोनों से विनती करता हूँ भगवान के लिए, ये जो आपने ऑनेस्टी और ईमानदारी की जो पीपड़ी बनाई है, एक बार ऑनेस्टी से अपना सच बोल दो। भाई मैं बता रहा हूँ सोनी शक्तिमान ड्रॉप कर देगा भाई मुकेश खन्ना जी की वजह से। रोज कैमरा खोल के बैठ जाएंगे, शक्तिमान ये कर सकता है, वो कर सकता है, शक्तिमान किसी से कॉपीड नहीं। सच बोल दो ना, सच बोल दो कि शक्तिमान को, चलो कॉपीड भी अगर आपको गंदा शब्द लगता है, आप इंस्पायर्ड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाखों चीजें यहाँ से इंस्पायर्ड होती हैं भाई, शक्तिमान भी इंस्पायर्ड होता है, हम बुरा नहीं मानेंगे, अच्छा लगता है हमें शक्तिमान अभी भी। अपनी गलती मानने से आदमी छोटा नहीं हो जाता है। सीधा सीधा बोल दीजिए कि शक्तिमान सुपरमैन से इंस्पायर्ड है, बस हमने उसमें थोड़ा सा वेद और इन सब चीजों का थोड़ा सा तड़का लगा दिया है। लेकिन ईमानदारी बोल के हमेशा से झूठ बोलते रहे, और फिर कोई कॉल आउट करेगा तो उसको धमकियां देंगे कि आप हटा दीजिए वरना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको कोर्ट पे देख लेंगे। अब चलो ये तो बात हो गई मुकेश खन्ना जी की, गोविंदा जी भी कम नहीं है भाई, इनकी तो सारी चीजें पब्लिकली अवेलेबल है कि भाई बंदा कैसा था, इसने क्या क्या किया, सब कुछ। लेकिन मजाल है बंदा कभी अपने अंधविश्वास से बाहर निकल के ईगो को साइड में रख के कभी कैमरा के आगे बोल दे कि भाई था मैं उस टाइम थोड़ा सा खराब यार, था मैं नहीं था उतना अच्छा, ठीक है, मैं इनडिसिप्लिन था, मैं ईगो बहुत चढ़ गया था दिमाग में और अंधविश्वास में बहुत मानने लगे। कभी अपनी गलती मानेंगे ही नहीं, कभी नहीं। लेकिन इन दोनों महापुरुषों में पूरे इंटरव्यू में कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां ये ईमानदारी, ऑनेस्टी और ये सब की बातें न। धन्यवाद भाई, मेरा दिमाग फट गया भाई, मैं हो गया बस। दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, उसका कारण था मैं शादी में व्यस्त था, मेरी नहीं, काश मेरी होती। खैर
खैर तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो चलो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, और फिर मेरे को बहुत नींद आ रहा है। खैर जो भी है, बाय।